Good evening, everyone. I welcome you all in our webinar. Your welding career starts here, a 60-minute guide. एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम प्रतीक पंचोली है। मैं टाटा आईएएस में एज अ रोबोटिक ट्रेनर काम कर रहा हूँ। मैं लास्ट 15 साल से रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सेक्टर में हूँ। मेरा ज्यादातर एक्सपीरियंस ऑटोमोटिव सेक्टर में एमएनसी लाइक मैग्ना इंटरनेशनल, वैल्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़ा हुआ है। ये काफी एक्साइटेड है। तो चलिए आपके इंट्रोडक्शन के साथ ही वेबिनार की शुरुआत करते हैं। थैंक यू प्रतीक जी। तो मेरा नाम निखिल गोयल है। मैं टाटा आईएएस में वेल्डिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरा एक्सपर्टीज है डिफरेंट आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस, फेलियर एनालिसिस, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट एंड अदर वेल्डिंग इंजीनियरिंग रिलेटेड एक्टिविटी में। तो आज हम वेल्डिंग के बारे में काफ़ी कुछ बातें करने वाले हैं। हम पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे, उसके बाद वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ये जो भी प्रोसेसेस है वो कौन-कौन सी इंडस्ट्री में वेल्डिंग की क्या भूमिका रहती है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि वेल्डिंग में क्या मिसकंसेप्शन है, क्या सच्चाई है। फिर हम बात करेंगे वेल्डिंग में क्या-क्या एडवांसमेंट हो रहे हैं। अभी मार्केट में वेल्डिंग में क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ये अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करना है, तो कैसा करियर पाथ आपको चूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट में आपके करियर पाथ को टाटा आईएएस कैसे शेप दे सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। मतलब आज हमारी ऑडियंस को जो अपना बिल्डिंग करियर आगे ले जाना चाहते हैं, जिनको बहुत सारे डाउट्स है बिल्डिंग एज करियर चूज करने में, उनके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हमने बहुत बार ये क्वेश्चन डिबेट में भी सुना हुआ है और इसके ऊपर अभी भी डिबेट चल रहा है। हम इस सवाल पे आपका व्यू जानना चाहते हैं। बिल्डिंग इज एन आर्ट और साइंस? जब भी हम वेल्डिंग की बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में स्पार्क्स, हॉट मेटल और एक स्टील हाथ की इमेज नज़र आती है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो वेल्डिंग सिर्फ एक मेटल जोड़ने की प्रोसेस नहीं है, ये एक विज्ञान और कला दोनों का मेल है। तो सबसे पहले आंसर करते हैं कि क्या एक वेल्डिंग जो है वो विज्ञान है? मैं बोलूँगा बिल्कुल। इसमें फिजिक्स, मेटलर्जी, थर्मोडायनामिक्स और प्रोसेस कंट्रोल जैसी कई साइंस की स्ट्रीम्स की अहम भूमिका रही है। चाहे वो शील्डिंग गैस हो, हीट इनपुट हो या माइक्रोस्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हो, हर एक चीज़ साइंटिफिक प्रिंसिपल पर आधारित रही है। अभी दूसरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये वेल्डिंग कला भी है? तो जी हाँ, ये जैसे एक पेंटर को ब्रश की समझ होती है, वैसे ही एक वेल्डर को अपने टॉर्च, पावर स्पीड और बीड अपीयरेंस की भी समझ रहती है। हर वेल्ड यूनिक होता है और हर एक स्किल्ड वेल्डर अपने अनुभव और हाथों के हुनर से एक कंसिस्टेंट और अपीलिंग वेल्ड तैयार करता है। आखिर में जवाब है वेल्डिंग साइंस भी है और आर्ट भी। तो आई होप प्रतीक जी मैं आप इससे एग्री कर रहे हैं कि ये साइंस भी है और आर्ट भी है। बिल्कुल निखिल जी, आपका ये पॉइंट तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी इससे सहमत होगी। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी बिल्डर स्किल प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन सी बिल्डिंग प्रोसेस है सही करता है? तो ये अगर हम वेल्डिंग प्रोसेस की बात करें, इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही वाइड है। लेकिन हम कुछ मेन प्रोसेस को थोड़ा संक्षिप्त समझते हैं, जो वेल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले है एसएमडब्ल्यू यानी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसे मैनुअल आर्क वेल्डिंग या स्टिक वेल्डिंग भी कहा जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, जो आर्क के ज़रिए वर्कपीस को पिघलाता है और जॉइंट बनाता है। ये प्रक्रिया साइट वर्क और रिपेयर वर्क के लिए बहुत यूज़फुल है। दूसरा है जेएमडब्ल्यू एंड एफसीडब्ल्यू यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग एंड फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग। जेएमडब्ल्यू को आमतौर पर मिड वेल्डिंग कहा जाता है। इसमें सॉलिड वायर का यूज़ किया जाता है और एफसीडब्ल्यू में फ्लक्स कोर वायर का उपयोग किया जाता है। ये दोनों प्रक्रिया फास्ट प्रोडक्शन और ऑटोमेशन के लिए बहुत ही फेमस है। तीसरा है जीटीडब्ल्यू यानी थिक वेल्डिंग। ये बहुत ही क्लीन प्रिसाइज वेल्डिंग प्रोसेस है। इसका उपयोग जो है वो स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, टाइटेनियम जैसे मटेरियल्स के लिए किया जाता है। चौथा प्रोसेस जो है वो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये ऐसा वेल्डिंग का टाइप है जो मशीन या ऑटोमेटिक वेल्डिंग जो मीडियम से किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड के ज़रिए वर्कपीस पे प्रेशर और करंट के माध्यम से जोड़ा जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या फिर हाउस होल्ड अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग, ज़्यादातर शीट मेटल का जो भी काम है,
उसमें ये अधिकतर यूज हो रहा है। पांचवा प्रोसेस है वो बीम वेल्डिंग, जिसमें लेजर बीम और इलेक्ट्रॉन बीम दोनों शामिल हो कर सकते हैं। ये हाई प्रिसीजन जॉइनिंग टेक्निक है जो फोकस एनर्जी से डीप पेनिट्रेशन एंड मिनिमम डिस्टॉर्शन दे रही है। ये प्रोसेस एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज में जो भी क्रिटिकल एप्लीकेशन है उसके लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो प्रतीक जी, इन सभी प्रोसेस का अपना अपना महत्व है और ये हमें इंडस्ट्री में करियर और स्किल डेवलपमेंट के लिए कई रास्ते खोल देते हैं। जी निखिल जी, ये वेल्डिंग प्रोसेस डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में ये अलग अलग टाइप की वेल्ड प्रोसेस यूज होती है। जरूर। तो मेरे हिसाब से प्रतीक जी, ये वेल्डिंग जो है वो ऐसी यूनिवर्सल स्किल है जिसका उपयोग लगभग हर इंडस्ट्री में होता है। तो चलिए जानते हैं कुछ उनके प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। तो सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। पुल, बिल्डिंग, ब्रिज, टावर और यहाँ तक कि अंडर वाटर स्ट्रक्चर बनाने में का भी अहम योगदान जो है वो वेल्डिंग का रहा है। क्यों? क्योंकि बिना मजबूत वेल्ड के कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो सॉरी गाइस, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन एक्चुअली? प्रतीक जी, हमारा स्क्रीन दिख रहा है आपको? दिख रहा है निखिल। ओके, यस। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। तो हम लोग बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की, जिसमें पुल, बिल्डिंग, ब्रिज, टावर और यहाँ तक कि अंडर वाटर स्ट्रक्चर जो भी बनाते हैं वो बिल्डिंग से ही बनते हैं। दूसरा है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, जिसमें पाइपलाइन, रिफाइनरी टैंक, प्रेशर वेसल, इन सब के निर्माण में और इनकी मरम्मत में भी वेल्डिंग का अहम रोल रहा है। ये एक हाई स्किल और हाई सेफ्टी इंडस्ट्री मानी जाती है। तीसरा है मिलिट्री एंड डिफेंस। ये आजकल हम लोग देखते आ रहे हैं कि टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हथियारों और सबका मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग इसमें वेल्डिंग बहुत जरूरी है। यह इंडस्ट्री प्रिसीजन और स्ट्रेंथ दोनों की मांग रख रही है। चौथा यूनिक ऐसा इंडस्ट्री है जो है आर्ट एंड स्कल्पचर। बिल्डिंग द्वारा कला और मूर्तिकला का उद्योग हाथों को रचनात्मक रूप से जोड़कर इसको कलाकृतियां और प्रतिष्ठान बनाने में बहुत उपयोगी हो रहा है। यह उद्योग तकनीकी कौशल और रचनात्मकता का संगम रहा है, जो आधुनिक और पारंपरिक कलाओं को नई पहचान दे रहा है। पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें रोड, रेलवे, सी, एयर चारों का समन्वय है। इसमें कार, ट्रेन, शिप और एयरक्राफ्ट जैसे कई पार्ट के, कई व्हीकल के बॉडी स्ट्रक्चर बन रहे हैं। दूसरा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर खेती में काम आने वाले सभी टूल्स या मशीनरी, जैसे ट्रैक्टर हो गया, उसके पार्ट्स हो गए, उसके हार्वेस्टिंग के इक्विपमेंट हो गए, सबका निर्माण जो है वो वेल्डिंग के बिना संभव नहीं है। तो इन सभी क्षेत्रों में वेल्डिंग की मांग लगातार बढ़ रही है। तो ट्रेन और स्किल वेल्डर को हर इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल सकता है। ये मोटा मोटी कुछ इंडस्ट्रीज थी जिसमें वेल्डर का योगदान रहता है प्रति जी। जी बिल्कुल, ये जो सारी इंडस्ट्री के बारे में आपने बताया वो कंट्री के इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम समझ सकते हैं कि बिल्डिंग एक कंट्री के ग्रोथ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मुझे ये भी जानना है कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे बिल्डर्स को जॉब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बिल्डिंग सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड स्किल मानी जाती है। जी, तो अगर हम बात करें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल और रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रीज की, तो उसमें सबसे पहला आता है न्यूक्लियर इंडस्ट्री। न्यूक्लियर में वेल्डिंग का काम बहुत ही हाई लेवल की सेफ्टी और क्वालिटी के साथ किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, प्रेशर वेसल और कंटेनमेंट स्ट्रक्चर को वेल्ड करना बेहद सेंसिटिव काम होता है, क्योंकि यहाँ किसी भी गलती का असर बहुत ही गंभीर हो सकता है। दूसरा है एरोस्पेस इंडस्ट्री। एरोस्पेस यानी रॉकेट, सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, इसमें वेल्डिंग का रोल बहुत बहुत ही क्रिटिकल है। यहाँ वजन कम रखना है और स्ट्रक्चरल की इंटीग्रिटी बनाए रखनी है। इसलिए वेल्डिंग की प्रक्रिया जैसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? बिकॉज़ ये प्रोसेसेस जो है वो माइक्रो लेवल पे भी परफेक्शन देती है। इसलिए ये दोनों इंडस्ट्री में वेल्डर को बहुत ही खास टाइप का ट्रेनिंग, क्वालिफिकेशन और टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जी, इसका मतलब है विदाउट बिल्डिंग हम इंडस्ट्री को इमेजिन ही नहीं कर सकते।
आज जो हमें सुविधाएं मिल रही है ट्रांसपोर्टेशन की, इलेक्ट्रिसिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जी। ये सब विदाउट वेल्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर वेल्डिंग इतना इंपॉर्टेंट एंड रेप्यूटेड स्किल है, तो आजकल क्यों वेल्डिंग एज ए करियर बहुत ही कम चुना जाता है? इवन स्टूडेंट भी बहुत कम मात्रा में एनरोल हो रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन या मिसकंसेप्शन है? अगर हम मिसकंसेप्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से 3 मेजर मिसकंसेप्शन है। सबसे पहला है ये लो लेवल स्किल जॉब। वेल्डिंग के बारे में लोगों को बहुत डिफरेंट थॉट प्रोसेस रही है। जैसे कि वेल्डिंग एक ब्लू कलर जॉब है, वेल्डिंग करने के लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। वेल्डिंग तो सिर्फ मेहनत मज़दूरी वाला काम है और इस वजह से इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि एक वेल्डर को मेटलर्जी, ड्राइंग रीडिंग, सेम सब्जेक्ट जैसे कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री की भी समझ होनी चाहिए। दूसरा एक मिसकंसेप्शन है कि इसमें कोई करियर ग्रोथ नहीं है। तो कई लोग मानते हैं कि वेल्डिंग में कोई करियर ग्रोथ नहीं होती और ये डेड एंड जॉब है। लेकिन ये मिथ भी उसका उसका भी एक वजह समझते हैं कि ऐसा क्यों माना जाता है बिकॉज़ लोगों की ये धारणा बन गई है कि वेल्डिंग सिर्फ मैनुअल लेबर है। इसमें कोई ऐसा ऑटोमेशन नहीं है, कोई ऐसा स्मार्ट वर्क नहीं है, जो वेल्डर को उसके करियर में आगे ले जा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर वेल्डिंग की सक्सेस स्टोरी जो है, उसके बारे में आपको कोई बताता ही नहीं है। जैसे कोई वेल्डर एंटरप्रेन्योर बन गया या कोई प्लांट मैनेजर बना, इनकी चर्चा जो है वो बहुत कम होती है। तो इसके कारण लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं रही है, जिससे लोगों को लगता है कि वेल्डिंग में कोई करियर ग्रोथ नहीं है। लास्ट मिसकंसेप्शन जो मुझे लग रहा है, वो है एक वेल्डिंग का जो भी काम है, करियर है, वो वुमेन्स के लिए नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा मिथ है। तो उसके पीछे के कुछ कारण क्या है? वो ऐसा है कि पारंपरिक रूप से वेल्डिंग जो है वो पुरुषों का ही पेशा माना गया है और इसमें महिला काम नहीं कर सकती, ये हमने अपने आप में ही मान लिया है। दूसरा है कि कई लोग मानते हैं कि वेल्डिंग के लिए ताकत, संतुलन, स्टेमिना ये सब चीज़ें चाहिए जो सिर्फ़ पुरुषों में ही होता है। अगर 2020 के आंकड़ों की माने तो उनके अनुसार भारत में केवल 3.3% महिलाएँ ही वेल्डिंग और ब्रेज़िंग से जुड़े कामों में लगी हुई थी। ये आंकड़े ऐसे परसेप्शन बन गया है कि ये वेल्डिंग महिलाओं का काम ही नहीं है। इसी सब वजह से वेल्डिंग में करियर बनाने वाली महिलाओं को सामाजिक रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए आज ज़रूरत है इस सोच को बदलने की और वुमेन्स वेल्डर को रिकॉग्निशन देने की। जैसे हमने तीन मेजर कंसेप्शन के बारे में बात किया, लो लेवल स्किल, नो करियर ग्रोथ एंड नो वुमेन इन बिल्डिंग। अगर ये मिसकंसेप्शन है तो फिर सच्चाई क्या है? ज़रूर, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर मिसकंसेप्शन को बस्ट करना है, तो सच्चाई यही है प्रतीक जी कि बिल्डिंग एक हाई लेवल स्किल जॉब है। बिल्डिंग को जब गहराई से समझा जाए, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ़ चिंगारियाँ उड़ाना ही नहीं, बल्कि प्रिसाइज़नेस, तकनीकी तकनीकी समझ और लगातार सीखने रहने का काम है। वेल्डर को अगर आप समझो तो एसएमडब्ल्यू, मिग, टिग, एलबीडब्ल्यू जैसी कई प्रोसेस में महारत हासिल करनी पड़ती है, जो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। अगर हर एक प्रोसेस पे अगर बात की जाए, तो हर एक प्रोसेस जो है वो खास ऑब्जेक्टिव से बनी है और वो ऑब्जेक्टिव को समझने के बाद ही उससे हम लोग बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो वेल्डर को अपना स्किल और उसे डेक्स्टेरिटी के अलावा उसको डॉक्यूमेंट रीडिंग, आई वुड से टेक्निकल डॉक्यूमेंट रीडिंग, ड्राइंग रीडिंग्स ये सब का भी समझ होना ज़रूरी होता है। ताकि वेल्डिंग में कोई भी गलती ना हो और अपना जो स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको फेलियर तक का जाने का मौका ना मिले। दूसरा है इक्वल करियर ग्रोथ। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये मानना गलत रहेगा कि वेल्डिंग में कोई करियर ग्रोथ नहीं होती। हकीकत ये है कि फील्ड में कई एडवांस और लीडरशिप रोल्स रहते हैं, जो वेल्डर से लेके आगे हमने जैसे बात किया वैसा आगे लेके जा सकते हैं अपने करियर को। एक वेल्डर जो है वो टिग, मिग, रोबोटिक वेल्डिंग जैसी टेक्निकों में स्पेशलाइज़ कर सकता है, जिनकी मार्केट में भारी डिमांड होती है और ये हाई सैलरी रोल्स दे सकती है। कई ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशंस भी हैं जैसे एडब्ल्यूएस हो गया, आईआईडब्ल्यू हो गया, जो सर्टिफ़िकेशंस प्रोवाइड करती है, जो ग्लोबली अपॉर्च्युनिटीज़ को खोल रहे हैं और अपने को एडवांस रोल्स दे रहे हैं। कई वेल्डर्स खुद की वेल्डिंग सर्विसेज़ शुरू कर सकते हैं, फैब्रिकेशन शॉप खोल सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज़ कर सकते हैं, जो आगे जाके एक बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन बन सकता है,
मार्केट को लीड भी कर सकता है। तीसरा जो मिसकंसेप्शन था, नो वुमन इन वेल्डिंग। तो जहाँ कभी वेल्डिंग पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, अब वही महिलाएं इसी फील्ड में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। अगर हम इतिहास से शुरुआत करते हैं, तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब पुरुष युद्ध में गए थे, जब वहाँ पे उनका काम ज़्यादा था, तब महिलाओं ने वेल्डिंग की ज़िम्मेदारी सँभाली थी। ये बदलाव जो है, वो तब से शुरू हुआ था। अगर 2016 से 2019 के बीच महिला वेल्डर्स की संख्या में 30% तक का वृद्धि हुई है। जो हमने 2020 के आंकड़े देखे, जो 3.8% महिलाएँ वेल्डर थी, और 2025 में ये आंकड़ा जो है वो 6% से अधिक हो गया है। तो ये प्रगति धीमी ज़रूर है, लेकिन मैं कहूँगा कि लगातार है। तो हमको यही सब अवेयरनेस फैला के वुमेन्स को वेल्डिंग के करियर को चूज़ करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। निखिल जी, आई मस्ट से दिस इज एन आई ओपनर। बहुत ही डिटेल में जाके आपने ये मिसकंसेप्शन और उसके पीछे जुड़े कारण और जो सच्चाई है उसके बारे में समझाया। इससे ये तो प्रूव होता है कि वेल्डिंग एक हाईली रेप्यूटेड एंड इम्पोर्टेंट स्किल है। विदाउट वेल्डिंग वी कांट इमेजिन द वर्ल्ड वी लिव इन। देखिए, ये 21st सेंचुरी है, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है। इंडस्ट्री 4.0, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोनोमस व्हीकल पे लोग बात कर रहे हैं। हम लगातार इनोवेशंस देख रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, सर्विसेज देख रहे हैं। घर से लेके फैक्ट्री में ऑटोमेशन बहुत नॉर्मल होता जा रहा है। लेकिन वेल्डिंग को अभी भी ट्रेडिशनल जॉब मानी जाती है। मुझे ये जानना है कि वेल्डिंग में क्या ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है? क्या वेल्डिंग में ऑटोमेशन का प्रवेश कर चुका है? तो जी, मुझे ये पता नहीं, बहुत खुशी हो रही है कि ऑटोमेशन में वेल्डिंग पीछे नहीं है। अगर हम बात करें रोबोटिक वेल्डिंग की, तो ये प्रोसेस पूरा ऑटोमेटेड होता है, जहाँ एक इंडस्ट्रियल रोबोट वेल्डिंग टॉर्च को प्रोग्राम के अनुसार मूव करता है। यह ऑटोमोबाइल और हेवी मैन्युफैक्चरिंग और मास प्रोडक्शन जैसे कोई प्रोडक्शन लाइन में बहुत उपयोगी रहता है। दूसरा आप देख रहे हैं रोबोट वेल्डिंग। रोबोट यानी ऐसा रोबोट जो इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये खास तौर पर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है, जहाँ स्पेस और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड रहता है। तीसरा है ट्यूब टू ट्यूब शीट वेल्डिंग। ये वेल्डिंग विशेष रूप से हीट एक्सचेंजर या बॉयलर जैसे इक्विपमेंट में की जाती है, जहाँ सैकड़ों ट्यूब्स को ट्यूब शीट के साथ जोड़ना होता है। ये बहुत ही प्रिसिजन आधारित वेल्डिंग है और ज़्यादा ऑटोमेटेड रहती है। मशीन वेल्डिंग चौथा आप जो टाइप देख रहे हैं वीडियो में, वो मशीन वेल्डिंग का टाइप दिखाया गया है। तो ये वेल्डिंग टॉर्च किसी ट्रैक या मूवेबल मशीन पर फिक्स की जाती है और वर्कपीस के अनुसार ये मूव होती है। ये एक लंबी, स्ट्रेट या रिपीटेटिव वेल्डिंग के लिए उपयोगी रहता है। पाँचवाँ आप जो देख रहे हैं वो है ऑर्बिटल वेल्डिंग। इसमें वेल्डिंग हेड वर्कपीस के चारों ओर घूम रहा है, खास करके पाइप्स के लिए। ये बहुत ही हाई क्वालिटी और रिपीटेबल वेल्डिंग प्रदान करता है। इसके लिए इसका जो उपयोग है वो न्यूक्लियर, फार्मा, एरोस्पेस जैसी इंडस्ट्री में कर रहे हैं। तो प्रतीक जी, ऑटोमेशन में तो ये कहूँगा कि ऑटोमेशन ना तो केवल प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, बल्कि वेल्ड की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को भी एक अलग लेवल पे लेके जा रहा है। और अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो वेल्डिंग स्किल में ऑटोमेशन की समझ बहुत ज़रूरी होने वाली है। निखिल जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि बिल्डिंग में भी इतने इनोवेशन हो रहे हैं और वहां पे भी ऑटोमेशन आ चुका है। तो ये ऑटोमेशन ध्यान में रखते हुए अब फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ज़रूर उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसमें फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत सरकार ने इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए कुछ 11 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें रेलवे मॉडर्नाइजेशन, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे लॉजिस्टिक एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, ट्रांजिट टाइम घट रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी समर्थन मिल रहा है। दूसरा है इंडस्ट्रियल का ग्रोथ। मार्च 2025 में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कुछ 8 महीने में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि मुख्य रूप से स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड के कारण हुई है, जो प्रोडक्शन और नए ऑर्डर्स को गति प्रदान कर रही है। तीसरा है सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ये सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी आई वुड से निर्णय कुछ लिए हैं। इसमें कुछ 375 गीगावाट सोलर पावर और 103 गीगावाट विंड पावर भी शामिल है।
ये कदम कार्बन एमिशन को घटाने के लिए या एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए की दिशा में उठाए गए हैं। अगर आप में किसी ने भी कोई स्पेशलाइज़ किया है, चाहे वो मिग, टिग, एसएडब्ल्यू हो या रोबोटिक हो या फिर इंस्पेक्शन का कोई लाइन हो या जैसे एजुकेटर का कोई लाइन हो, उसमें आपके लिए बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ के डोर ओपन है। देखिए जी, तो ये अपॉर्चुनिटीज के कारण अब क्या लगता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बिल्डर्स की डिमांड कैसी रहेगी? जी। तो अगर हम अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें तो ये फिगर्स कुछ हमारे रिसर्च से आ रहे हैं। तो 2030 तक तो ये जो देश हैं, वो देशों में कुछ वेल्डर्स या वेल्डिंग के रिलेटेड जो भी फील्ड में जुड़े हुए लोग हैं, उनके कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं। जैसे यूएस में 4 लाख, चाइना में 3 लाख, इंडिया में 2,20,000, ऑस्ट्रेलिया में 70,000, जर्मनी 50, जापान 40, साउथ कोरिया 35, ब्राज़ील 30, रशिया 25 और आई वुड से मेक्सिको में अप्रोक्सिमेटली 20,000 लोगों की ज़रूरत रहने वाली है। तो यही कुछ आंकड़े प्रतीक भाई जो अपने को दिखा रहा है कि वर्कफ़ोर्स शॉर्टेज कितना रहने वाला है और इंटरनेशनली क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ रहने वाली है। देखिए जी, ये नंबर्स बहुत ही सरप्राइजिंग है। इसका मतलब आने वाले वर्षों में बिल्डर्स का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, तो मुझे कैसा करियर पाथ चूज करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हुँ, अगर आप एक वेल्डर का पाथ चूज़ करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बेसिक एजुकेशन में 8 या 10th पास करना ज़रूरी है। फिर दूसरा स्टेप आएगा वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें आप कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन जैसे आईटीआई, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशंस भी हैं या फिर एनएसडीसी के कुछ पार्टनर्स हैं, जैसे हम हैं टाटा आईएएस, उनके उनसे उन उनसे आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। तीसरा स्टेप रहेगा आपको अप्रेंटिसशिप करना पड़ेगा, जो आपको इंडस्ट्रीज़ में इंटर्नशिप करने का मौका देगा, जिससे आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा और काम करने की समझ भी आएगी। चौथा स्टेप रहेगा एडवांस वेल्डिंग टेक्निक और स्पेशलाइज़ेशन। तो इसमें आप TIG वेल्डिंग, MIG, अंडर वाटर वेल्डिंग, पाइप वेल्डिंग, रोबोटिक वेल्डिंग या वेल्डिंग इंस्पेक्शन जैसे कौशल को हासिल कर सकते हैं। लास्ट स्टेप आपका करियर का रह सकता है, आप वेल्डिंग ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर या एजुकेटर बन सकते हैं। ये सर पे आप सर्टिफाइड वेल्डर, सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर या सर्टिफाइड वेल्डिंग एजुकेटर बन सकते हैं। तो ये एक पूरा पथ था जो साधारण विद्यार्थी को एक कुशल और प्रमाणित वेल्डिंग प्रोफेशनल बनने की दिशा में ले जाता है। अगर हम बिल्डिंग इंजीनियर के बारे में बात करें, तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको 12th पास होना ज़रूरी है और विशेष रूप से उसमें साइंस स्ट्रीम भी लेना पड़ेगा। जिसमें आप उसके बाद आपको बैचलर डिग्री करना पड़ेगा, जिसमें आप मैकेनिकल, प्रोडक्शन या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच में बीटेक बीई करना पड़ेगा। यहाँ स्टूडेंट को ज़्यादातर मटेरियल साइंस, थर्मोडायनामिक और डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की बुनियादी समझ दी जाएगी, जो वेल्डिंग के लिए बेहद ज़रूरी रहेगी। तीसरा तीसरा स्टेप है, जो आपको मास्टर्स ऑफ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के लिए लेके जा रहा है। यहाँ आप वेल्डिंग मेटलर्जी, रेसिडुअल स्ट्रेसेस, डिस्टॉर्शन, एडवांस वेल्डिंग प्रोसेसेस जैसे लेज़र वेल्डिंग, फ्रिक्शन स्टर वेल्डिंग और इंस्पेक्शन की बात करें तो एनडीटी, डीटी ये सब विषयों में विशेषज्ञता की अपने को अवेल करा सकता है। उसके बाद है वेल्डिंग सर्टिफिकेशन जैसे आईआईडब्ल्यू है वो इंटरनेशनल वेल्डिंग इंजीनियर, फिर एडब्ल्यूएसी की ओर से सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर या स्वीसिप जैसे सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं। उससे आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी भी प्रूव होगी और आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। तो ये सब करने के बाद अंत में आप वेल्डिंग इंजीनियर, वेल्डिंग प्लानर, वेल्डिंग मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, वेल्डिंग ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर या एजुकेटर बन सकते हैं। तो ये लेवल पे आप इंडस्ट्री में वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन को डिज़ाइन करना, पीक्यूआर को डिज़ाइन करना, वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्टिंग करना और वेल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस जैसे क्रिटिकल रोल भी निभा सकते हैं। तो आपने ये कुछ 2-3 स्लाइड में देखा कि बहुत सारे सर्टिफ़िकेशंस आ रहे हैं, तो अगर सर्टिफ़िकेशंस आपको करने हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? या फिर कौन-कौन से ये ऑर्गेनाइज़ेशंस जो है, जो आपका जो बेसिक है या आपने मान लो अ, 8-10 पास किया है, 12वाँ पास किया है, उसके बाद बीई किया, एमई किया, उसके बाद जो सर्टिफ़िकेशन लेने हैं, तो कौन-कौन सी ऑर्गेनाइज़ेशन का आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
तो इंडिया में और आई वुड से वर्ल्ड वाइड मोटा-मोटी ये 3 कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सर्टिफिकेशन बहुत फेमस है। इनके बाहर भी हैं, लेकिन हमने 3 जानबूझ के यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो एडब्ल्यूएस जो है अमेरिकन बिल्डिंग सोसाइटी, दूसरा है इंटरनेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डिंग और तीसरा है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन जो आईबीआर हम लोग बोलते हैं। तो एडब्ल्यूएस के तहत आप सीडब्ल्यू यानी सर्टिफाइड वेल्डर, सीडब्ल्यूआई यानी सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर, सीडब्ल्यूई यानी एजुकेटर, सीडब्ल्यूएस यानी सुपरवाइजर, फिर सर्टिफाइड वेल्डिंग इंजीनियर एंड सर्टिफाइड रेजिस्टेंस वेल्डिंग टेक्नीशियन। ये सारे कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो आपके एजुकेशन के बेस पे, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे ये सर्टिफिकेशन इश्यू किया जाता है। उस पे प्रोसेस रहेगी, जो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट करके आप वो सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। सिमिलर वे में आईआईडब्ल्यू है, तो आईआईडब्ल्यू में इंटरनेशनल वेल्डर है, इंटरनेशनल वेल्डिंग स्पेशलिस्ट है, इंटरनेशनल वेल्डिंग टेक्नोलॉजिस्ट है और इंटरनेशनल वेल्डिंग इंजीनियर है। ये सबका सर्टिफिकेशन जो है वो ग्लोबली रेप्यूटेड है। आपको आपका जो करियर है वो ये सर्टिफिकेशन के थ्रू एक अलग ही लेवल पे आप लेके जा सकते हैं। तीसरा जो है आईबीआर, ये यहाँ पे हमने खास तौर के वेल्डर्स के लिए हमने यहाँ पे चूज़ करके रखा है। तो वेल्डर जो है वो 2 साल, 2 से 5 साल और 5 साल से ज़्यादा फिर कुछ उसकी कैटेगरी है जिसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में वो कैटेगराइज़ कर रहे हैं और आईबीआर सर्टिफाइड वेल्डर कोई जो वेल्डर है वो बन सकते हैं। तो प्रतीक जी ये मोटा-मोटा कुछ करियर पाथ है और सर्टिफिकेशंस हैं, जो कोई भी प्रोफेशनल अवेल कर सकता है अपने करियर को एक नए लेवल पे ले जाने के लिए। बिल्कुल निखिल जी, मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को बिल्डिंग करियर पाथ की क्लैरिटी मिल गई होगी अब तक। ये करियर एडवांसमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स है उसके बारे में भी बताया। अब मुझे ये जानना है कि अगर मैं वेल्डर या वेल्ड इंजीनियर अपने करियर स्टार्ट करता हूँ तो जनरल सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? ज़रूर। तो हम बात करते हैं वेल्डर्स के लिए पहले कि वेल्डर्स के लिए सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। अगर कोई एंट्री लेवल का वेल्डर है, ठीक है, तो उसको 12 से 20,000 तक का मंथली सैलरी मिल सकता है। अगर 3 से 5 साल का कोई एक्सपीरियंस है तो 20 से 35,000। अगर 5 साल से ज़्यादा का कोई एक्सपीरियंस है तो 35 से 50,000 और कोई स्पेशलाइज़ किया गया है, ठीक है? तो स्पेशलाइज़ में अगर आप देखें तो वो बेस्ड ऑन कौन-सा स्पेशलाइज़ेशन है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। मोटा-मोटी आप देखो 50,000 से 80,000 तक का भी सैलरी उसमें देखा गया है। इसमें एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा कि आपको फ्रीलांस वेल्डर के तौर पे अगर आपको काम करना है, तो आपको 15,000 से लेके 60,000, 70,000 जैसा आपका काम, वैसा आपको सैलरी मिल सकता है। और वेल्डिंग इंजीनियर के प्रोफ़ेशन की बात करें, तो मास्टर्स आपको एंट्री लेवल के लिए 6 से 8 लाख का पैकेज मिल सकता है पर एannum। ये सालाना सैलरी की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई मिड लेवल वेल्डिंग इंजीनियर है जो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस रख रहा है, तो उसको 8 से 15 लाख का मिल सकता है पैकेज। फिर कोई 5 से 10 वाला है, तो उसको 15 से 20 एलपीए का पैकेज मिल सकता है और 10 साल से ज़्यादा का भी कोई प्रोफ़ेशनल है, उसको 20 20 प्लस एलपीए का सैलरी पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी फ्रीलांस वेल्डिंग का ऑप्शन है, जो सोलोली बेस्ड ऑन यू कि आप कैसे काम कर रहे हैं। तो यही कुछ मोटा-मोटा स्ट्रक्चर है, जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेल्डिंग के फील्ड में। निखिल जी, मुझे लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन के बाद काफी लोग वेल्डिंग में अपना करियर स्टार्ट चाहेंगे, और जो ऑलरेडी वेल्डिंग फील्ड में है वो अपने करियर को एक सही डायरेक्शन देना चाहिए। एक अच्छा स्टार्ट एंड सही डायरेक्शन, ये चीज टाटा एस अपने ट्रेन प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं टाटा एस के बारे में। आईएएस हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। जैसे मैनेजमेंट स्टडी के लिए आईआईएम एंड इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी जैसे अद्यतन इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया है, वैसे आईआईएस स्किलिंग सेक्टर में आईआईटी एंड आईआईएम लेवल का इंस्टीट्यूट बनाया गया है। इसमें एमएसडी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टाटा पार्टनर्स है। जो आईआईएस ब्रह्म है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, ट्रेनर्स एंड अदर फैसिलिटी टाटा प्रोवाइड है।
फिलहाल 2 कैंपस आईआईएस इलाहाबाद एंड आईआईएस मुंबई की शुरुआत 2024 में हो चुकी है। टाटा आईआईएस एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड ईटर को मिला के टोटल 7 कोर्सेज ऑफर कर रहा है। अब हम आपको कोर्सेज में थोड़ा ब्रीफ करते हैं। एज ऑफ नाउ टेक्निकल कोर्सेज हो रहा है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में पहला है एडवांस आर्क वेल्डिंग टेक्निक्स, देन सीएनसी ऑपरेशन फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फंडामेंटल्स, इंडस्ट्रियल 3D प्रिंटिंग एंड ऑटोमेशन फॉर स्मार्ट फैक्ट्रीज कोर्स अवेलेबल है। वैसे ही ईवी सेक्टर में ईवी 2-3 व्हीलर सर्विस स्पेशलिस्ट, ईवी बैटरी स्पेशलिस्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आप हमको कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे भी पब्लिश्ड है और हम आपको एंड ऑफ द वेबिनार बताएंगे। हम आईआईएस मुंबई का एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, हमारा कैंपस कैसा है। ये हमारे कुछ टेक्निकल पार्टनर्स की मैपिंग। हमने ऑल ओवर अलग अलग सेक्टर में जो ओईएम से अपने फील्ड में पायनियर, उनके साथ टाई अप्स किए हैं और उनकी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं। हमारा एम ये है कि टाटा एस की ट्रेनिंग ग्लोबल लेवल के इक्विपमेंट ट्रेन हो और वर्ल्ड में हर जगह पे एम्प्लॉयबल हो। जैसे मैपिंग में दिखाया गया है, हमारे टेक्निकल पार्टनर्स इंडिया, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जापान जैसी कंट्री से करते हैं। ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड का थोड़ा अंदाजा आ गया होगा। अब हम वेल्डिंग लैब के बारे में बात करते हैं। निखिल जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसकी वेल्डिंग लैब के बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताएं। हाँ, तो टाटा इस में टोटल 5 मैनुअल वेल्डिंग के बूथ है और एक रोबोटिक वेल्डिंग का सेल है, जिसके साथ 2 एक्सिस पोजिशनर भी कॉन्फ़िगर किया गया है। और वेल्डिंग लैब में हम मैनुअल वेल्डिंग सेगमेंट में एसएमडब्ल्यू, जीएमडब्ल्यू, एफसीडब्ल्यू, जीटीडब्ल्यू प्रोसेस पे ट्रेनिंग देते हैं। और रोबोटिक वेल्डिंग सेगमेंट में हम लोग जीएमडब्ल्यू प्रोसेस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। रोबोटिक वेल्डिंग में ट्रेनीज को रोबोट प्रोग्रामिंग, पाथ प्लानिंग, पीसीबी कैलिब्रेशन एंड वेल्डिंग पैरामीटर्स कॉन्फ़िगरेशन पे ट्रेनिंग दी जाती है। अहमदाबाद कैंपस में लिंकन इलेक्ट्रिक हमारे टेक्निकल पार्टनर है। वैसे ही मुंबई कैंपस में फ्रोनियस हमारे टेक्निकल पार्टनर है। लिंकन एंड फ्रोनियस आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वेल्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर। पूरे वर्ल्ड में इनके पावर सोर्सेज जो है वो यूज हो रहे हैं। हम यहाँ अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल्स का वेल्डिंग सिखाते हैं और कौन से मटेरियल पे कौन से जॉइंट में कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं वो भी सिखाते हैं। वेल्डिंग के साथ ही हमारे पास गैस कटिंग एंड ग्राइंडिंग के भी कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जो हमको मालूम है जो प्री एंड पोस्ट वेल्डिंग के लिए यूजफुल है। और हमको सबको पता है कि एक अच्छे वेल्डर में ये एडिशनल स्किल भी होनी चाहिए, तो वो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा वेल्डिंग की क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास कुछ एनडीटी इक्विपमेंट्स भी हैं और ये इक्विपमेंट की प्रोसेस की ट्रेनिंग भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ ट्रेनीज को डब्ल्यूपीएस, पीक्यूआर एंड गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस पे भी ट्रेनिंग मिलती है। ये एक्टिविटीज जो कुछ हैं वो आप देख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं। तो प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ड्राइंग प्रोवाइड किया जाता है और ये ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं वो भी सिखाया जाता है यहाँ पे। ड्राइंग रीडिंग्स में ट्रेनीज को वेल्ड सिंबल्स, आइसोमेट्रिक व्यू, प्रोजेक्शन, असेंबली, सब असेंबली ड्राइंग के बारे में सिखाया जाता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में ट्रेनीज को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और टास्क भी डिफाइन किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टास्क ट्रेनीज एंड एक्टिविटीज या इंडिविजुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ट्रेनीज जो है वो अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट रिलेटेड सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर की जाती है। तो ये फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि प्लेट स्टोरेज रैक बनाया है, जिसका कैपेसिटी 6 टन है। ये जो है उसका ड्राइंग प्रिपेयर करके उसका फाइन आर्ट एलिमेंट एनालिसिस एफईए करके ये पूरा बनाया है। ये यहाँ पे जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये जो है वो मल्टी स्टोरेज रैक है, वो भी सेम वे से बनाया है। एफईए किया है, ड्राइंग बनाया है और ड्राइंग रीडिंग करके स्टूडेंट्स ने बनाया है। दोनों का कैपेसिटी 6 टन का है, वो आप अभी देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा हम जो है यहाँ पे इंडस्ट्री विजिट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इंडस्ट्री विजिट से ट्रेनी को फैक्ट्री का एक्चुअल वर्क फ्लो
अलग-अलग मशीन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस का एक्सपोज़र मिलता है। इसके अलावा ट्रेनीज़ को इंडस्ट्रियल क्वालिटी, सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के बारे में भी जानकारी मिलती है। ड्यूरिंग विजिट ट्रेनीज़ को इंडस्ट्री प्रोफेशनल के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करने का मौका भी मिलता है। ट्रेनीज़ को वर्कप्लेस डिसिप्लिन, ड्रेस कोड, कम्युनिकेशन स्टाइल, टाइम मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल के बारे में भी अवेयरनेस दी जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग में इंडस्ट्री विजिट का इम्पोर्टेंस कितना है। अब हम आईआईएस अहमदाबाद की वेल्डिंग लैब का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हैं। आई होप ये भी सही से चल जाए। देखते हैं एक बार, अदरवाइज़ ये भी हम लास्ट में शेयर करते हैं। हाँ, ओके, उसको भी थोड़ा बाद में देखते हैं अभी। तो ये हमारे कुछ आज के की टेक अवेज़ हैं। तो हमने डिस्कस किया कि कैसे वेल्डिंग एक लो लेवल का स्किल जॉब है। स्किल जॉब नहीं है बल्कि हाई लेवल का एक स्किल जॉब है। हमने वेल्डिंग प्रोफेशनल के ग्लोबल डिमांड के बारे में भी देखा और जो अपने आप को फ्यूचर में वेल्डिंग प्रोफेशनल को कहाँ लेके जा सकता है, वो भी हमने देखा। हमने वेल्डिंग प्रोफेशंस के अर्निंग स्ट्रक्चर पे भी एक नज़र डाली कि कहाँ-कहाँ तक सैलरी स्ट्रक्चर उसका हो सकता है। हमने बात की कुछ ऑटोमेशन के ऊपर, जो कौन-कौन से लेवल का ऑटोमेशन वेल्डिंग की फील्ड में हो रहा है और लास्ट में बात की हमने टाटा आईएएस के बारे में, जो टाटा आईएएस में आपको क्या-क्या ट्रेनिंग मिल सकती है। तो मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूँगा कि टाटा आईएएस के साथ जुड़ें और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो भी ट्रेनिंग हमारे प्रोग्राम है, उसके लाभ लें। तो ये सेशन के बाद हम एक क्वेश्चन आंसर का एक सेशन ऑन कर रहे हैं, जिसमें आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हम क्वेश्चन आंसर चालू करें सृष्टि या फिर वीडियो देख लें जी। पहले? अ, एक बार क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं निखिल भाई। ऑलरेडी कुछ लोगों ने क्वेरीज डाली हुई है। अच्छा, समीर ने लिखा है वो डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में, तो ओके। उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं आगे? जी, ज़रूर समीर जी, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से है और आपको अगर वेल्डिंग में करियर बनाना है एज़ अ वेल्डर, तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो एज़ अ वेल्डर आपको मान लो कि कोई स्पेशलाइज़्ड वेल्डिंग में जाना है या फिर आप चार हम लोग यहाँ पे चारों प्रोसेस सिखाते हैं। आपके लिए सही रहेगा अगर आप रोबोटिक वेल्डिंग में जाएँ या फिर कोई एक वेल्डिंग प्रोसेस में स्पेशलाइज़ेशन करने के बाद आप इंस्पेक्शन लाइन में जाएँ, तो आपको वेल्डिंग में बहुत सारा अच्छा करियर आप बना सकते हैं। जो सर्टिफाइड वेल्डिंग इंस्पेक्टर जैसा कोर्स जो है, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वेल्डिंग में आपको इलेक्ट्रिक से डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो आप किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन से आपको जुड़ना पड़ेगा। तो आप बेसिकली टाटा आईएएस का लाभ ले सकते हैं। उसके बारे में आपको सृष्टि बता सकती है कि आगे आप कैसे एनरोल कर सकते हैं उसमें। ओके, थैंक यू। फिर विजय कुमार हैं, वो कह रहे हैं कि वो आर्क वेल्डर ऑलरेडी हैं हुँ, और हुँ। वो अपने स्किल्स को और हाई लेवल कैसे कर सकते हैं? हाँ। तो विजय जी, अगर आर्क वेल्डर आप आर्क वेल्डिंग सही से कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि आप रेडियोग्राफी क्वालिटी का ही वेल्डिंग कर रहे होंगे। अगर वो आप रेडियोग्राफी क्वालिटी का वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करें और आरटी क्वालिफाइड वेल्डर हो। उसके बाद अगर आप 6G में आपका हाथ सेट नहीं हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आप 6G वेल्डर बनें, ठीक है? और 6G का भी अगर आप सही से कर रहे हैं, तो आप सर्टिफाइड वेल्डर या इंटरनेशनल वेल्डर का जो भी सर्टिफ़िकेशन है, वो आप अवेल कराएँ आईआईडब्ल्यू से या एडब्ल्यूएस से। तो आपका करियर जो है, वो एक अलग मुकाम पे जा सकता है। अ, फिर नेक्स्ट सवाल भी विजय का ही है। हाँ, उन्होंने हाँ। पूछा है कि सेक्टर में आईबीआर वेल्डिंग सर्टिफ़िकेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वही ना? वो एक्चुअली मैं दूसरे पे थी, तो नेक्स्ट ले लेते हैं उसके बाद। विजय का एक क्वेश्चन है, सेक्टर में वेल्डिंग की क्या हाई लेवल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं?
ओके, पावर प्लांट सेक्टर में वेल्डिंग का हाई लेवल अपॉर्चुनिटी क्या है? पावर प्लांट सेक्टर में अगर बात करें, जगह वहाँ पे मैं मानता हूँ तब तक GTAW, SMAW का सबसे ज़्यादा यूज़ रहेगा। और पाइपिंग में, अगर आपका स्किल पाइपिंग में ज़्यादा है और GTAW आप इन सीटू 6G में भी वेल्डिंग कर सकते हैं। और एक खास है, अगर बॉयलर का पाइप कर्टेन करके एक वेल्डिंग का एक आई वुड से कंपोनेंट है, जो जिसमें मिरर से वेल्डिंग मारना पड़ता है। अगर वो कैपेबिलिटी भी आप में है, तो आप मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपका जो करियर है बहुत ऊपर जाएगा, बिकॉज़ उसमें पर जॉइंट आप कोट कर सकते हैं, पर जॉइंट आपको सैलरी या प्राइस मिल सकता है। तो आपको GTAW में 6G का क्वालिफ़िकेशन लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन जो आप पढ़े, IBR सर्टिफिकेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर कोई ITI वेल्डर है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? अगर आप ITI पास आउट वेल्डर हैं और IBR का कुछ अलग अपना क्राइटेरिया है, जो हमने पिछला देखा, कुछ एक्सपीरियंस है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आप जो भी आपका एम्प्लॉयर है, उसके तहत ही IBR का सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं। आपका जो भी एम्प्लॉयर है, उससे बात कर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIS मुंबई में MIG वेल्डिंग, वो पूछ रहे हो आई थिंक, क्या सेफ्टी गियर पहना जाता है MIG वेल्डिंग करते हो? अच्छा, तो मिग वेल्डिंग करते वक़्त एक हमारा ये जो वीडियो जो है ना, उसमें हम लोग दिखाएँगे क्या-क्या सेफ्टी हम लोग फ़ॉलो करते हैं। बट ज़्यादा मोटा-मोटी हम लोग एप्रन, स्लीव्स, सेफ्टी शूज़, लेग गार्ड, हेलमेट्स, गॉगल्स, मास्क, ये सब सेफ्टी के साथ वेल्डिंग किया जाता है। एक वीडियो जो था लास्ट में हम लोग शेयर करेंगे, उसमें आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर से हम दूसरा क्वेश्चन उसमें ले सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, सिविल ब्रांच से पास आउट है, तो वो पूछ रहे होंगे आगे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। 2024 पास आउट है। अच्छा, सिविल ब्रांच, मोहम्मद। सिविल डिप्लोमा है या बी है, वो थोड़ा स्पेसिफ़ाई किए करते तो अच्छा रहता था। और ज़्यादातर मेरा फ़ील्ड वेल्डिंग ही है, तो सिविल के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा। तो ये क्वेश्चन के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि सिविल ब्रांच के लिए मैं आपको जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। अगर मेरा कहने का मतलब है कि ये मेरा फ़ील्ड नहीं है, तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा इसमें। अगर आपको ओके। वेल्डिंग में आना है, तो आप बेफ़िक्र आ सकते हैं, ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब भी मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है सर। फिर निक्षा ने पूछा है सर, ऑल पेड और फ्री, तो मैं जवाब दे देती हूँ निक्षा। कोर्स फी रहेगा, जिसका रेंज 18 से 30,000 के बीच में है। वेल्डिंग कोर्स का फीस कितना है, आप बता सके तो? एक मिनट में कंफर्म करके बता देती हूँ। वेल्डिंग का फीस निकले 18,000 है, 18,000। और अगर आप अकोमोडेशन लेते हैं, आप यहाँ पे शिफ्ट होते हैं अहमदाबाद या मुंबई कोर्स करने के लिए, तो उसका चार्जेस अलग से रहता है। कोर्सेज के बारे में एक बार हम अभी ब्रीफ भी कर देंगे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। अ, फिर निखिल, विजय फिर से पूछ रहे हैं कि 6G वेल्डिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्ज़ी में अगर आपको सर्टिफ़िकेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे टाटा एसी आपको प्रोवाइड करा सकता है। तो आपको सिंपली एनरोल करना है टाटा आईएएस में, और 6G का सर्टिफ़िकेशन हम आपको ट्रेनिंग देके आपको दिला सकते हैं। हाँ, आई थिंक वो फॉलो अप क्वेश्चन भी किया है, अगर मुझे GTAW में या 6G में सर्टिफिकेशन करना हो तो कैसे, तो वो आई थिंक आपने आंसर कर ही दिया। दोनों सेम ही है, सेम ही है। जी 6G बिल्डिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग को प्रैक्टिस करना जी पड़ेगा, जी। और थोड़ा बहुत टेक्निक है जो हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं, तो देखना पड़ेगा आपको इसके हिसाब से।
जब मोहम्मद ने क्लैरिफाई किया कि वो डिप्लोमा से है, सिविल ब्रांच से। मोहम्मद, मैं आपको हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं वो बता सकते हो। हमारे लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के दो कोर्सेज है। एक 3D प्रिंटिंग और दूसरा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फंडामेंटल्स। सो दो कोर्सेज ओपन है डिप्लोमा के लिए। अगर आप उस फील्ड में आगे सीखना चाहते हैं, आगे करियर बनाना चाहते हैं, तो इट इज ओपन फॉर यू, आप अप्लाई कर सकते हो। हमारा जो कोर्स है वो ITI ग्रेजुएट तो अभी आपके लिए ओपन नहीं है। निक्षय पूछ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल कोर्स का कॉस्टिंग क्या है। तो दो कोर्सेज है हमारे ईवी में। एक है ईवी बैटरी स्पेशलिस्ट, जो डिग्री पास आउट और स्टूडेंट्स के लिए होता है। उसका है 30,000 फॉर एंड इट्स अ 3 मंथ्स कोर्स, 3 महीने का कोर्स है। और दूसरा जो हमारा कोर्स है ईवी 2-3 व्हीलर सर्विस स्पेशलिस्ट, उसका कोर्स 22,000 और ये भी 12 वीक्स यानी 3 महीने का कोर्स है। फिर सोपन ने पूछा है कि डिप्लोमा के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज। तो सेम आंसर जो मेरा था मोहम्मद के लिए। डिप्लोमा के लिए हमारे दो कोर्सेज है, 3D प्रिंटिंग और इंडस्ट्रियल फंडामेंटल्स। ठीक है, एक मैं वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, निखिल है और प्रतीक है। और एक बार कोर्सेज का एक ब्रीफ दे देते हैं ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को, सो दे विल स्टैंड बेटर। ठीक है, ठीक। हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हेलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस, यस। ओके, ठीक है। सो जो लोग भी कोर्सेज के बारे में सवाल कर रहे हैं कि कोर्स का एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और पहले भी PPT में कवर किया था कि हमारे कितने कोर्सेज हैं। तो ITI और 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, और या फिर लोग फाइनल ईयर में हो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 कोर्सेज है, एडवांस आर्क वेल्डिंग टेक्निक्स, CNC ऑपरेशंस फॉर न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग एंड EV 2-3 व्हीलर सर्विस स्पेशलिस्ट। ओके। डिप्लोमा के लिए इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फंडामेंटल्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डिग्री जो बीटेक भी स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके लिए भी ओपन है। फिर स्पेसिफिकली डिग्री के लिए दो कोर्सेज हैं, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन फॉर स्मार्ट फैक्ट्रीज एंड EV बैटरी स्पेशलिस्ट। हमारे कैंपसेस दोनों मुंबई और अहमदाबाद में हैं, आप दोनों लोकेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जगह के लिए हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो सेम है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन टेस्ट लिंक आएगा आपकी ईमेल पे। अगर आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं, उस टेस्ट में आपसे बेसिक एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप उसको क्लियर करते हो तो आपको हमारी तरफ से एडमिशन ऑफर होगा। एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको एक छोटा सा फीस देना होगा, जो कि 3,000 से 5,000 के बीच में होता है। अ, जो कि यूजुअली जो आपके टोटल फीस का एक हिस्सा है। मान लीजिए अगर पूरे कोर्स का फीस जैसे वेल्डिंग का 18,000 है, तो अगर हम आपसे शुरू में ही 3,500 रुपये या 3,000 रुपये ले लेते हैं एज कंफर्मेशन फी, तो वो आपके 18,000 में से कम हो जाएगा ओवरऑल फीस में से। ठीक है, एक बार आप फीस जमा कर देते हैं कंफर्मेशन वाली, तो आपका एडमिशन कंफर्म होगा और आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओके। एक बार मैं आप लोगों को वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, जो पहले वेल्डिंग लैब का दिखा देते हैं, टाइम भी खत्म होने वाला है। आप लोगों को कहीं पॉज करना हो निखिल, तो आप मुझे बता देना। नहीं, ऐसा कुछ पॉज नहीं है। आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है।